नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। जानेंगे ट्रंप ने यूएन में हुई घटनाओं को क्यों बताया साजिश। लद्दाख में राज्य और छठी अनुसूची की मांग पर क्यों भड़की हिंसा। भारत ने कैसे किया रेल लॉन्च अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। छत्तीसगढ़ में किस मामले में हुई भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी। क्यों मरने वाली है राजकुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें। और देखेंगे भारत का एशिया कप फाइनल में हुआ प्रवेश। ट्रंप शहबाज मुलाकात पर क्या है पाक एक्सपर्ट की सलाह। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में क्या बोले पीएम मोदी। इन सभी मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के दौरान अपने साथ हुई 3 घटनाओं को संयोग नहीं बल्कि साजिश बताया है। ट्रंप ने दावा किया कि एस्केलेटर अचानक रुकना, टेलीप्रॉम्प्टर बंद होना और भाषण के दौरान माइक खराब होना, ये सभी उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि जब वे अपने दल के साथ एस्केलेटर पर थे तो ये अचानक रुक गया। उनका आरोप है कि ये जानबूझकर किया गया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने सफाई दी कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ही एक वीडियोग्राफर ने गलती से स्टॉप बटन दबा दिया होगा। दूसरी घटना में भाषण के बीच ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। इस पर एक यूएन अधिकारी ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर का संचालन संयुक्त राष्ट्र नहीं बल्कि व्हाइट हाउस करता है। तीसरी घटना में ट्रंप का माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे उनकी आवाज अनुवादक उपकरणों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। ट्रंप ने बताया कि यहाँ तक कि उनकी पत्नी मेलानिया भी भाषण ठीक से नहीं सुन सकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन घटनाओं से उनका मूड बहुत खराब हो गया और ये सब साफ साफ साजिश है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से एस्केलेटर की फुटेज सुरक्षित रखने को कहा ताकि सीक्रेट सर्विस जांच कर सके। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एस्केलेटर और लिफ्ट बंद होने की घटनाएं नई नहीं है। हाल ही में फंडिंग की कमी के कारण न्यूयॉर्क और जिनेवा कार्यालयों में भी इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हो रहा शांतिपूर्ण आंदोलन बुधवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 30 पुलिस और सीआरपीएफ जवान भी शामिल हैं। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय और लेह स्वात विकास परिषद के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। करीब 1 दर्जन वाहन भी जला दिए गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित फायरिंग का इस्तेमाल किया। हिंसा के बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन गृह मंत्रालय ने उन्हें भड़काऊ भाषणों के जरिए भीड़ उकसाने का दोषी ठहराया। इस बीच कांग्रेस नेता और पार्षद फुनसोग स्टैंजन सेपाक पर भी हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने आगामी लद्दाख वार्षिकोत्सव रद्द कर दिया। लद्दाख के लोग 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत स्वतंत्रता, अलग राज्य लोक सेवा आयोग और संसद में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष अधिकार देती है, जिससे भूमि, संसाधन और रोजगार पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है। हालात को देखते हुए केंद्र ने 6 अक्टूबर को लेह और कारगिल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत बुलाने का ऐलान किया है। डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। ये ऐतिहासिक परीक्षण भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करता है जिनके पास ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए डीआरडीओ, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और सशस्त्र बलों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि अग्नि प्राइम अग्नि पीढ़ी की मिसाइल है जो लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी रेल नेटवर्क आधारित गतिशीलता है, यानी इसे देश की किसी भी हिस्से, खासकर सीमावर्ती इलाकों में बहुत तेजी से तैनात किया जा सकता है। ये क्षमता इसे और भी खतरनाक व रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। साथ ही अग्नि प्राइम रेडार से बचने में सक्षम है और इसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, जिससे ये दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार कर सकती है। ये परीक्षण भारत की सामरिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत की सुरक्षा और रक्षा
क्षमता अब अधिक मजबूत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कथित 2,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और उनके सहयोगी दीपेन चावड़ा को एसीबी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। अदालत ने दोनों को 6 अक्टूबर तक हिरासत में भेज दिया। ईडी का आरोप है कि चैतन्य इस सिंडिकेट के मुख्य संचालक थे और उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया। घोटाले का समय 2019 से 2022 का माना जा रहा है। हालांकि चैतन्य के वकील का कहना है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव में की गई है और उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इस मामले में पहले भी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर जैसे बड़े नाम जांच एजेंसियों के घेरे में आ चुके हैं। अब ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू इस घोटाले की गहराई से जांच कर रही है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में सामने आया कि 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी में भी करीब 15 करोड़ रुपए शिल्पा शेट्टी की कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी को जल्द ही समन भेजा जा सकता है। उनसे ये स्पष्ट करने के लिए पूछताछ होगी कि इतनी बड़ी रकम किस विज्ञापन या खर्च के एवज में ट्रांसफर की गई, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में विज्ञापन पर इतना अधिक खर्च नहीं होता। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि संबंधित कंपनी रेजुलेशन पर्सनैलिटीज ने जरूरी दस्तावेज ईओडब्ल्यू को उपलब्ध नहीं कराए। आरोप है कि शिकायतकर्ता व्यापारी को जानबूझकर 26% शेयर नहीं दिए गए ताकि मामला एनसीएलटी की जानकारी में न आए। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए में से कुछ रकम सिस्टर कंपनियों में भी ट्रांसफर की गई। ईओडब्ल्यू इस हफ्ते राज कुंद्रा को दोबारा समन भेजने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज कुंद्रा कई वित्तीय और ईडी की जांचों में फंस चुके हैं। यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारत ने लगातार 5 जीत के साथ 12वीं बार फाइनल में जगह बनाई। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने सुपर 4 में बांग्लादेश को हराकर 28 सितंबर को खिताबी मुकाबले का टिकट पक्का किया। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 5 पारियों में 248 रन बनाकर टीम का दबदबा बढ़ाया और लगातार 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 12 विकेट लेकर भारत को कई महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई। फाइनल में पहले भारत 26 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगा। 28 सितंबर को फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो सकता है। ऑरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स ने अपने कुल संपत्ति का 95% दान करने का ऐलान किया है। उनकी नेटवर्थ $373 बिलियन है, जिसमें ऑरेकल में 31% हिस्सेदारी शामिल है। एलिसन ये दान एलिसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे, जो स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और एआई रिसर्च जैसी वैश्विक चुनौतियों पर काम करता है। 2027 में इसका नया कैंपस ऑक्सफोर्ड में खोला जाएगा। पहले भी उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया को $200 मिलियन और एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को $1 बिलियन दान किए हैं। हालांकि ये दान उनके अपने नियमों और शर्तों पर होगा। आज की डिजिटल दुनिया में जीपीएस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन ऑर्डर, कैब बुकिंग या किसी नए इलाके में रास्ता ढूंढना, हर जगह जीपीएस की मदद ली जाती है। लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश और समूहों के पास अपने अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। दुनिया का सबसे पुराना और लोकप्रिय सिस्टम अमेरिका का जीपीएस है, जिसमें 24 सैटेलाइट्स है। रूस का ग्लोनास, चीन का बिडो और यूरोपीय यूनियन का गैलीलियो सिस्टम भी मौजूद है। चीन का बिडो अब पूरी दुनिया को कवर करता है, जबकि गैलीलियो विशेष रूप से नागरिक उपयोग के लिए हाई एक्यूरेसी प्रदान करता है। भारत ने भी पीछे नहीं रहते हुए नेविक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स है और ये भारत व आसपास के इलाके में सटीक लोकेशन देता है। जापान का QZSS सिस्टम एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जीपीएस के साथ काम करता है। इस तरह पूरी दुनिया केवल अमेरिका की जीपीएस पर नहीं निर्भर रहती है। ये 6 सिस्टम सुरक्षा, तकनीकी स्वतंत्रता और रणनीतिक बढ़त के लिए बेहद अहम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की सिर्फ 36 सेकंड की अनौपचारिक मुलाकात ने पाकिस्तान में चर्चा पैदा कर दी है। वीडियो में दोनों नेता हाथ मिलाते और बातचीत करते नजर आए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि अमेरिका आज जो प्यार दिखा रहा है वे कभी भी बदल सकता है, इसलिए पाकिस्तान को ट्रंप की तारीफें जारी रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी विदेश नीति बदल सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर स्थिति बदल सकती है। चीमा ने चेताया कि पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब देश के पास आर्थिक और सैन्य संसाधन मौजूद है
और इसे पूरी तरह कमजोर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया। इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा और उनकी औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रेड शो में पीएम मोदी ने निवेश और मैन्युफैक्चर पर जोर देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर कीजिए। ये प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जो प्रदेश में उद्योग और व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देने का अवसर है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों से मानसून ने विदाई ले ली है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बुधवार को मानसून पूरी तरह गया, जबकि अवध और पूर्वांचल के कुछ जिलों में 25 से 28 सितंबर के बीच छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के असर से सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बहराइच में बूंदाबांदी हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार 24 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15% कम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13% ज्यादा बारिश हुई। पूरे प्रदेश में इस बार बारिश 5% कम रही। राजधानी लखनऊ में भी 25 और 26 सितंबर को छुटपुट फुहारों के आसार हैं। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बूंदाबांदी से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आपको पता है कि फिनलैंड को लगातार 6 साल तक दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बताया गया। इस उच्च रैंकिंग के पीछे कई कारण हैं, जिनमें मजबूत सामाजिक समर्थन, कम भ्रष्टाचार, सरकार और समाज में उच्च स्तर का विश्वास और एक कुशल कल्याण प्रणाली शामिल है। फिनलैंड में लोगों का जीवन स्तर बहुत उच्च है, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, शिक्षा मुफ्त है और काम और जीवन का संतुलन भी अच्छा है। देश का प्राकृतिक वातावरण भी लोगों की भलाई में योगदान देता है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।